हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी अपडेट्स। आई एम सुधांशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत फर्स्ट सब्जेक्ट पर रहने वाली है, जिसमें मैं आपको 9 चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले की वीडियो में हमने इस सब्जेक्ट का जो 8 चैप्टर था उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किया था। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज की वीडियो में हम बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर सेकंड, जो आपका सामान्य ऐच्छिक विषय है, जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट है, जेईई सब्जेक्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत फर्स्ट, जो कि आपका 4th क्रेडिट का कोर्स है, इसका जो आपका 9th चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने इस सब्जेक्ट का 8 चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किए थे। जैसा कि आप जानते हैं, जो आपका ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये आपका बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीए प्रोग्राम में भी होता है। अगर आप कोई से भी सेमेस्टर या कोई से भी कोर्स से बिलोंग कर रहे हो, चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स किसी भी कोर्सेज से बिलोंग करते हो और आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत फर्स्ट सब्जेक्ट है, तो आप सभी ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि सभी का सिलेबस जो है वो सेम होता है। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आपका चैप्टर नंबर स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि आपका लास्ट चैप्टर रहने वाला है इस सब्जेक्ट का, जो आपका चैप्टर नंबर 9 है। इसमें हम तरलता, वरीयता और जो ऋण सर्जन है उसके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखते हैं, इस अध्याय में मुख्य रूप से तरलता, वरीयता और ऋण सर्जन की अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है। यह अध्याय दर्शाता है कि लोग धन को अपने पास नकदी के रूप में रखने की कितनी इच्छा रखते हैं और बैंक किस प्रकार नए ऋण देकर मुद्रा सर्जन करते हैं। तरलता, वरीयता और ब्याज दर के बीच विपरीत संबंध होता है। जो आपका ये चैप्टर है, इसमें हम तरलता, वरीयता और ऋण सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। और जो आपका तरलता, वरीयता और ऋण सर्जन है वो ये बताता है कि जो आपके लोग है वे धन को अपने पास नकदी के रूप में कितनी इच्छा रखते हैं और जो बैंक है वो किस प्रकार नए ऋण देकर मुद्रा सर्जन करते हैं। और जो आपका तरलता, वरीयता होता है और ऋण सर्जन होता है, इनके बीच जो संबंध होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। जब आपकी ब्याज दर अधिक होती है तो लोग नकदी कम करते हैं और ब्याज दर कम होती है तो नकदी रखने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अगर आपकी ब्याज दर बढ़ा दी जाए तो आपकी जो नकदी है वो कम हो जाएगी, और जो आपकी ब्याज दर कम कर दी जाए तो आपकी जो नकदी है उसको रखने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। ये हमने छोटा सा परिचय देख लिया। अब हम देख लेते हैं ब्याज दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। ब्याज दर का निर्धारण से तात्पर्य उस दर को तय करने से है जिस पर उधारकर्ता को ऋण लेने के लिए भुगतान करना होता है या निवेशक को अपनी पूंजी पर प्रतिफल मिलता है। ब्याज दर को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, अगर आप किसी से 10 रुपये उधार लेते हैं और आपको 2 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, तो वे 2 रुपये आपका ब्याज होगा, वे आपका 2 रुपये ब्याज के रूप में माना जाएगा। अर्थात जो उधार करता है वो ऋण लेने के लिए भुगतान करता है और जो निवेशक है वो अपनी पूंजी पर प्रतिफल पाता है। अर्थव्यवस्था में ब्याज दर का निर्धारण मांग और आपूर्ति के आधार पर होता है, जिससे जो विभिन्न सिद्धांत है उसका विभिन्न सिद्धांतों के माध्यम से समझा जा सकता है। जो अर्थव्यवस्था है उसमें ब्याज दर विभिन्न मांग और आपूर्ति के आधार पर ही होता है। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका क्लासिकल दृष्टिकोण। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों जैसे कि एड स्मिथ, डेविड रिकॉर्डो और मार्शल के अनुसार ब्याज दर का निर्धारण बचत निवेश के परस्पर संबंध पर आधारित होता है। जो आपका कुछ अर्थशास्त्री जैसे कि एडम स्मिथ, डेविड रिकॉर्डो और मार्शल है, इन्होंने ये बोला है जो आपका ब्याज दर है उसका निर्धारण बचत निवेश के परस्पर संबंध पर आधारित होता है। तो हम इनके सिद्धांत देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला था बचत। लोगों द्वारा अपनी आय का वह हिस्सा जो भविष्य के लिए बचाते हैं। जो आप अपने लिए सेविंग करते हैं उसको ही हम बचत करते हैं। जो भी आपका भविष्य के लिए अपना जो पैसा बचाते हैं उसको ही हम बचत कहते हैं। सेकंड आपका आता है निवेश। उद्यमियों द्वारा पूंजीगत वस्तुओं पर किया गया वह, जो आपके उद्यमी होते हैं वे अपने पूंजीगत वस्तुओं पर जो खर्च करते हैं उसको ही हम इन्वेस्टमेंट या निवेश कहते हैं। जब बचत और निवेश बराबर होते हैं तो जो ब्याज दर है वो संतुलन पर रहती है। हम इनका संतुलन निर्धारण देख लेते हैं। अर्थात जो एस होता है वो आई के बराबर होता है, जहाँ आपकी एस बचत होती है, आई निवेश होता है। अर्थात जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। यदि आपकी बचत अधिक हो जाती है तो उससे निवेश कम हो जाता है, जिससे आपकी ब्याज दर कम हो जाती है। और आपका अगर निवेश अधिक हो जाता है तो बचत कम हो जाती है और जो ब्याज दर है वो बढ़ जाता है। हमने ये आपका संतुलन निर्धारण देख लिया। अब हम देख लेते हैं केनेस का तरलता, वरीयता सिद्धांत क्या है। जॉन मेनोर्ड केनेस के अनुसार ब्याज दर का निर्धारण मुद्रा की मांग और मुद्रा की आपूर्ति के आधार पर होता है। केनेस के अनुसार 3 उद्देश्यों से मुद्रा की मांग होती है।
पहला लेन देन उद्देश्य है, दूसरा सावधानी उद्देश्य है, थर्ड आपका सट्टा उद्देश्य है। जो आपके केन बेनोड केनेस जी है उन्होंने ये कहा है जो ब्याज दर का निर्धारण है वो मुद्रा की मांग और मुद्रा की आपूर्ति के आधार पर होता है। उन्होंने 3 उद्देश्य बताया है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है लेन देन उद्देश्य जो कि आपका दैनिक खर्चों के लिए होता है, दूसरा आपका सावधानी उद्देश्य जो कि आकस्मिक जरूरतों के लिए होता है, थर्ड आपका सट्टा उद्देश्य जो भविष्य में निवेश के लिए होता है। अब हम मुद्रा मांग और आपूर्ति संतुलन भी देख लेते हैं। जो आपका केनेस है उनके अनुसार L बराबर M होता है, जहां आपका L मुद्रा की मांग होती है और M आपका मुद्रा की आपूर्ति होती है, अर्थात जो आपकी मुद्रा की मांग होती है वो मुद्रा की आपूर्ति के बराबर होती है। जब मुद्रा की मांग आपकी अधिक होती है तो जो ब्याज दर है वो अधिक हो जाती है, जिससे जो मुद्रा की मांग है वो कम हो जाती है और ब्याज दर भी कम हो जाती है। और अब हम आधुनिक दृष्टिकोण देख लेते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्री जैसे J.R. हिक्स ने क्लासिकल और केन्सियन दृष्टिकोण को मिलाकर ब्याज दर के निर्धारण के लिए ISLM मॉडल प्रस्तुत किया। जो आपके आधुनिक अर्थशास्त्री है J.R. हिक्स जी, उन्होंने क्लासिकल और केन्सियन दृष्टिकोण दोनों को मिलाकर जो ब्याज दर है उसके निर्धारण के लिए एक नया मॉडल प्रस्तुत किया गया, जिसे ISLM के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें आपका सबसे पहला आता है IS वक्र। यह निवेश और बचत के संतुलन को दर्शाता है। जो आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट होता है उसके संतुलन को IS वक्र दर्शाता है। दूसरा आपका LM वक्र, यह मुद्रा की मांग और आपूर्ति के संतुलन को दर्शाता है। LM वक्र आपका मुद्रा की मांग और आपूर्ति के संतुलन को दर्शाता है। अगर जो आपके IS और LM वक्र है वे मिलते हैं तो संतुलन वही ब्याज दर होती है। तो जो आपको वो संतुलन होता है जहाँ पर आपके IS और LM वक्र मिलते हैं वही आपका संतुलन ब्याज दर होती है। अब हम ब्याज दर को ब्याज दर निर्धारण को जो प्रभावित करने वाले कारक है उनको देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला था बचत और निवेश। अगर आपकी बचत अधिक होगी तो निवेश कम होगा, जिससे कि आपकी जो ब्याज दर है वो कम होती है। सेकंड आपका मुद्रा आपूर्ति, जो केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति है उसको बढ़ाने पर जो ब्याज दर है वो घट जाती है। थर्ड आपकी मुद्रा मांग, जब लोग अधिक नकदी करते हैं तो जो ब्याज दर है वो बढ़ जाती है। फोर्थ आपका मुद्रास्फीति, अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो ब्याज दर भी बढ़ जाती है। फिफ्थ आपका केंद्रीय बैंक की नीति है, जैसे कि आपकी जो रिजर्व बैंक होता है उनकी जो अपनी मौद्रिक नीति होती है उनके माध्यम से जो ब्याज दर है उसको नियंत्रित किया जाता है। तो ये हमने ब्याज दर निर्धारण को प्रभावित करने वाले कारक देख लिए। अब हम आपके मुद्रा आपूर्ति की अवधारणाएं देख लेते हैं। मुद्रा आपूर्ति से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में किसी विशेष समय में जनता के पास उपलब्ध कुल मुद्रा की मात्रा से है। इसमें मुद्रा और बैंक जमा दोनों शामिल होते हैं। मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था में संतुलन बना रहे। जो आपकी मुद्रा आपूर्ति है उसे हम ये कह सकते हैं कि जो आपका एक विशेष समय में जनता के पास उपलब्ध कुल मुद्रा होती है उसकी मात्रा को ही हम मुद्रा आपूर्ति कहते हैं। इसमें जो आपके मुद्रा आपूर्ति है इसमें आपके मुद्रा करेंसी और जो बैंक जमा होती है बैंक डिपॉजिट होते हैं वे दोनों मुद्रा आपूर्ति के अंदर शामिल होते हैं। जो आपकी मुद्रा आपूर्ति है इसका नियंत्रण केंद्रीय बैंक जैसे कि हमारे यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक करता है, जिससे जो अर्थव्यवस्था है वो संतुलन बनी रहती है। अब हम मुद्रा आपूर्ति के घटक देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है मुद्रा। यह जनता के पास उपलब्ध नकदी जैसे नोट और सिक्के को दर्शाता है, इसे वैधानिक मुद्रा भी कहा जाता है। जो आपके पास कैश होता है, नकदी होती है जैसे कि नोट और सिक्के, उनको हम मुद्रा के रूप में जानते हैं, इसे हम वैधानिक मुद्रा भी कहते हैं। दूसरा आपका मांग जमा, यह बैंकों में जनता के चालू खाते और बचत खाते में जमा राशि होती है जिसे लोग जब चाहे निकाल सकते हैं। जो आपका करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होता है उनमें जो आपकी मनी होती है जमा होती है, उनको जिन्हें आप कभी भी निकाल या डाल सकते हैं उनको हम मांग जमा के अंतर्गत लेते हैं। थर्ड आपके अन्य जमा अदर डिपॉजिट, जिसमें रिजर्व बैंक की जो सरकारी जमा राशि होती है और जो विदेशी मुद्रा भंडार होते हैं वे सभी अन्य जमा में शामिल होते हैं। अब हम मुद्रा आपूर्ति के प्रकार देख लेते हैं। जो आपके भारतीय रिजर्व बैंक है उन्होंने मुद्रा आपूर्ति को 4 मुख्य समुच्चयों में मापा, जिनको मैंने आपको बता दिया था पहले भी, एक बार और बता देता हूँ। जिसमें आपका सबसे पहला आता है M1 संकीर्ण मुद्रा, जो आपके जनता के पास नकद राशि होती है वो, मांग जमा और अन्य जमा, ये सभी M1 के अंतर्गत आते हैं। यह मुद्रा का सबसे तरल रूप होता है। दूसरा आपका M2, इसमें आपका M1 और जो डाकघर से बचत खाते में जमा राशि है और इसमें जो नकदी के साथ साथ है वो छोटी राशि भी शामिल होती है। थर्ड आपका M3 व्यापक मुद्रा, इसमें आपका M1 और बैंकों में सावधि जमा, इन दोनों को मिलाकर M3 बनता है, इसे हम व्यापक मुद्रा भी कहते हैं और ये देश के कुल मुद्रा आपूर्ति को दर्शाता है। फोर्थ आपका आता है M4, इसमें हम M3 और जो डाकघर में सभी प्रकार की जमा राशि है वही M4 के अंतर्गत आता है। यह मुद्रा आपूर्ति का सबसे विस्तृत रूप होता है। तो हमने आपके मुद्रा आपूर्ति के कुछ प्रकार देख लिए, 4 समुच्चय देख लिए। अब हम देख लेते हैं जो आपकी मुद्रा आपूर्ति है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जिसमें आपका सबसे पहला आता है केंद्रीय बैंक की नीति,
रिजर्व बैंक द्वारा जो लागू मौद्रिक नीति होती है उनको मुद्रापूर्ति नियंत्रित करती है। दूसरा आपका बैंक दर, जब बैंक दर बढ़ाई जाती है तो जो मुद्रापूर्ति है वो घटती है और दर घटने पे जो मुद्रापूर्ति है वो बढ़ती है। थर्ड आपका कैश रिजर्व अनुपात, जिसे हम CRR भी कहते हैं। जब बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक में रखी गई नकद राशि है उसकी अनिवार्य मात्रा कर दी जाती है, तब भी आपको की जो मुद्रापूर्ति है वो प्रभावित होती है। फोर्थ आपका मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति के दौरान जो मुद्रापूर्ति है वो बढ़ा दी जाती है ताकि जो मांग है उसको नियंत्रित किया जा सके। फिफ्थ आपका आता है सरकार की जो वित्तीय नीति, जिसमें जो सरकार होती है वो किए गए व्यय कर नीति भी मुद्रापूर्ति को जो है उसको प्रभावित करती है। अब हम आपका ऋण सर्जन का महत्व देख लेते हैं। ऋण सर्जन से तात्पर्य बैंकों द्वारा ऋण देने की प्रक्रिया के माध्यम से मुद्रा का निर्माण करने से है। जब बैंक जनता से जमा राशि प्राप्त करते हैं और उसका एक हिस्सा ऋण के रूप में वितरित करते हैं तो यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, जिससे नए धन का सर्जन होता है। ऋण सर्जन अर्थव्यवस्था के विकास और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे महत्व निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। जो आपका ऋण सर्जन है वो बैंकों द्वारा नए ऋण देने की प्रक्रिया है, जिससे कि आपका मुद्रा का निर्माण होता है। जो बैंक होता है वो जनता से जमा राशि प्राप्त करते हैं और जो उसका एक हिस्सा होता है वो ऋण के रूप में वितरित करते हैं। और जो यह प्रक्रिया ये बार बार दोहराई जाती है, जिससे जो नया धन होता है वो एकत्रित होता है। ऋण सर्जन में जो अर्थव्यवस्था के विकास और आर्थिक गतिविधियां है वो ऋण सर्जन को अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसके महत्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। तो चलिए हम वे निम्नलिखित बिंदु देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है निवेश और उत्पादन में वृद्धि। जब बैंक ऋण प्रदान करते हैं तो जो उद्यमी और व्यापारी होती है वे इस धन का उपयोग करते हैं और नए उद्यम स्थापित करते हैं। इससे आपका उत्पादन और व्यापार दोनों बढ़ते हैं और इससे आपके उत्पादन और निवेश में वृद्धि होती है, जिससे आपके अर्थव्यवस्था का विकास भी होता है। सेकंड आपका आता है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। जब आपका जो बैंक होता है वे ऋण प्रदान करते हैं और उत्पादन गतिविधियां वे बढ़ती है तो उद्योगों को जो अधिक श्रमिक होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, जिससे आपकी बेरोजगारी दर भी कम होती है और जो रोजगार के नए अवसर है वे भी उत्पन्न होते हैं। थर्ड आपका आता है मुद्रा प्रवाह में वृद्धि। अगर आपका ऋण सर्जन होगा तो मुद्रा का प्रवाह भी बढ़ता है, जिससे जो बाजार है उसमें धन की उपलब्धता बढ़ेगी और जो क्रय शक्ति है वो भी बढ़ेगी और वस्तु और सेवाओं की मांग में भी वृद्धि होगी। फोर्थ आपका आता है आर्थिक विकास को प्रोत्साहन। ऋण सर्जन के माध्यम से जो उद्यमी होते हैं वे सस्ती दरों पर पूंजी उपलब्ध करते हैं, जिससे जो नए उद्योग है वे स्थापित होते हैं और राष्ट्र आय और आर्थिक विकास दर में वृद्धि होती है। फिफ्थ आपका मुद्रा आपूर्ति में संतुलन। जो बैंक होते हैं वे जब नए ऋण प्रदान करते हैं जो अर्थव्यवस्था है तो उसमें मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है। इसके विपरीत जब ऋणों की वापसी होती है तो जो मुद्रा आपूर्ति है वो कम हो जाती है और यह प्रक्रिया ही आपके आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है। सिक्स्थ आपका आता है उपभोक्ता मांग और खपत में वृद्धि। जब आपके जो बैंक है वे ऋण प्रदान करते हैं तो जो लोग हैं इसका उपयोग घर, वाहन, शिक्षा और अन्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए करते हैं, जिससे जो उपभोक्ता मांग है और खपत है उसमें वृद्धि होती है और बाजार में गतिविधियां भी बढ़ती है। सेवंथ आपका मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। जो केंद्रीय बैंक होता है वो ऋण सर्जन पर नियंत्रण के माध्यम से जो मुद्रा आपूर्ति है उसको संतुलित करता है और जो मुद्रा आपूर्ति है वो अधिक हो तो बैंक ऋण देने पर प्रतिबंध लगा सकता है और मुद्रा आपूर्ति कम होने पर जो ऋण है वो सर्जन बढ़ाया जा सकता है। एट्थ आपका आता है आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। जो ऋण सर्जन है उससे अर्थव्यवस्था में पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित होती है और आर्थिक स्थिरता मंदी और अवसाद के समय में जो उत्पादन और निवेश है उसको बढ़ावा देकर स्थिरता बनाए रखता है। अब हम आपका मौद्रिक नीति देख लेते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी देख लेते हैं। मौद्रिक नीति से तात्पर्य केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति, ऋण प्रवाह और ब्याज दरों को नियंत्रित करने के लिए उपाय अपनाई गई नीतियां है। जो आपकी मौद्रिक नीति है वे केंद्रीय बैंक द्वारा जो मुद्रा आपूर्ति, ऋण प्रवाह और ब्याज दर को नियंत्रित करने के लिए जो नीतियां अपनाई जाती है उनको ही हम मौद्रिक नीति कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसरों को सृजित करना। जो आपका मौद्रिक नीति है इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और जो रोजगार के अवसर है उनको बढ़ाना ही मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है। अब हम देख लेते हैं जो आपका मौद्रिक नीति है उसके उद्देश्य हम देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। जो केंद्रीय बैंक होता है वो मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करके जो मूल्य स्तर है उसको स्थिर रखता है और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। सेकंड आपका आर्थिक विकास को प्रोत्साहन। जो मौद्रिक नीति है उसके माध्यम से ऋण उपलब्धता बढ़ा दी जाती है और जो निवेश और उत्पादन है उसको प्रोत्साहित किया जाता है। थर्ड आपका रोजगार सृजन।
सस्ती दरों पर जो ऋण उपलब्ध कराते हैं उससे नए उद्यम और उद्योग स्थापित होते हैं, जिससे आपके जो रोजगार के अवसर है वे बढ़ जाते हैं। फोर्थ आपका आता है मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण। जो आपके केंद्रीय बैंक होते हैं उनके द्वारा बाजार में मुद्रा आपूर्ति को संतुलित करने के लिए जो विभिन्न मौद्रिक संसाधन होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। फिफ्थ आपका आता है ब्याज दर का नियंत्रण, जिसमें जो केंद्रीय बैंक होता है वो ब्याज दरों को नियंत्रित करके जो निवेश और बचत है उन पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। अब हम आपके मौद्रिक नीति के जो उपकरण है उनको देख लेते हैं। इनमें दो प्रकार के उपकरण होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है मात्रात्मक उपकरण, जो कि आपकी मुद्रा आपूर्ति की मात्रा को प्रभावित करता है। तो इसका सबसे पहला देख लेते हैं हम रिजर्व अनुपात नीति, रिजर्व रेटियो पॉलिसी, जिसे हम RRP भी कहते हैं। जो नकद आरक्षित अनुपात होता है CRR होता है, वह यह प्रतिशत है जो बैंक को अपने कुल जमा का एक भाग रिजर्व बैंक के पास नकदी के रूप में रखना होता है, उसको हम CRR कहते हैं। और जो आपका SLR है वो बैंक को अपने कुल जमा का एक भाग नकद, स्वर्ण अथवा सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखना होता है, उसको हम SLR या वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। सेकंड आपका बैंक रेट, बैंक दर, जिसमें केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है, और जो बैंक दर है वो बढ़ने से जो ऋण है वो महंगा हो जाता है और मुद्रा आपूर्ति घटती है। थर्ड आपका मुक्त बाजार परिचालन, इसमें जो आपका केंद्रीय बैंक होता है वो सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है बेचता है, और जो प्रतिभूतियाँ बेचते हैं उससे मुद्रा आपूर्ति घटती है और खरीदने से बढ़ती है। फोर्थ अब हम देख लेते हैं आपका जो सेकंड उपकरण आता है गुणात्मक उपकरण, इसमें जो मुद्रा प्रवाह है उसके उपयोग को नियंत्रित किया जाता है। इसमें आपका सबसे पहला आता है नैतिक अनुन्य, इसमें केंद्रीय बैंक बैंकों को नैतिक रूप से प्रेरित करता है कि वे अधिक या कम ऋण प्रदान करें। सेकंड आपका प्रत्यक्ष नियंत्रण, इसमें जो केंद्रीय बैंक होता है वो बैंकिंग प्रणाली पर सीधे नियंत्रण रखता है और अपनी आवश्यकता अनुसार ऋण प्रवाह को सीमित या विस्तारित करता है। थर्ड आपका आता है ऋण नियंत्रण नीति, जिसमें केंद्रीय बैंक विभिन्न क्षेत्रों में जो ऋण प्रवाह उसको नियंत्रित करने के लिए निर्देश जारी करती है। अब हम देख लेते हैं आपके मौद्रिक नीति के प्रकार, जिसमें आपका सबसे पहला आता है मितव्यय मौद्रिक नीति। जब आपकी मुद्रास्फीति बढ़ती है तो केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति को कम करने के लिए यह नीति अपनाता है, जैसे कि आपके जो ब्याज दर बढ़ाना, CRR SLR बढ़ाना। सेकंड आपका विस्तारवादी मौद्रिक नीति, जब आर्थिक मंदी आती है तो जो मुद्रा आपूर्ति होती है उसको बढ़ाने के लिए आपकी विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाई जाती है, जो कि आप जैसे कि आपका ब्याज दर घटाना और CRR SLR घटाना। अब हम आपके देख लेते हैं जो मौद्रिक नीति का वक्र है उसकी व्युत्पत्ति को देख लेते हैं। मौद्रिक नीति एक वक्र है जो यह दर्शाता है कि जो केंद्रीय बैंक है वो विभिन्न आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार जो ब्याज दर और आउटपुट है उसके बीच संबंध कैसे स्थापित करता है। और जो आपका ये वक्र है दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन या स्तर बढ़ता है तो जो केंद्रीय बैंक है वो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए ब्याज दरों में परिवर्तन करता है। हम देख लेते हैं मौद्रिक नीति के जो वक्र की अवधारणा है, जब आपकी आर्थिक गतिविधियां बढ़ती है तो जो मुद्रास्फीति है उसके भी बढ़ने की संभावना रहती है। सेकंड आपका जब इसे नियंत्रित करने के लिए जो केंद्रीय बैंक है वो ब्याज दरों को घटाता है। इसके विपरीत जब आपकी आर्थिक गतिविधियां घटती है तो जो ब्याज दर है वो कम करके मांग को बढ़ावा दे दिया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं ये आपका मौद्रिक नीति का वक्र है। अब हम देख लेते हैं वक्र की उत्पत्ति, जिसमें आपका सबसे पहला था आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि। जब आपके अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ता है तो मांग भी बढ़ती है, जिससे जो अधिक मांग होती है उसके कारण मुद्रास्फीति का जो दबाव है वो बढ़ जाता है, जिसे नियंत्रित करने के लिए जो केंद्रीय बैंक होते हैं वे ब्याज दर को बढ़ा देते हैं। सेकंड आपका आर्थिक गतिविधियों में कमी, जब आपके उत्पादन में गिरावट आती है तो जो मांग होती है वो भी कम हो जाती है और इससे आपका जो मुद्रास्फीति है उसका दबाव कम हो जाता है, जिसके लिए आप जो केंद्रीय बैंक होते हैं वे ब्याज दरों को कम कर देते हैं और जो निवेश और खपत है उसको प्रोत्साहित करता है। थर्ड आपका जो ब्याज दर और उत्पादन का संबंध है, जब आपका उत्पादन बढ़ता है तो ब्याज दर बढ़ती है और अगर आपका उत्पादन घटता है तो ब्याज दर भी घटती है और ये संबंध एक सकारात्मक ढलान होता है। अब हम देख लेते हैं जो आपका मौद्रिक नीति वक्र है उसका चित्रात्मक निरूपण देख लेते हैं, जहाँ आपका एक्स अक्ष पर हम आउटपुट या आय रखते हैं, वाई अक्ष पर ब्याज दर रखते हैं और जो वक्र के ऊपर की ओर ढलान है उसे हम वक्र कहते हैं। यह आपका जो वक्र है ये दर्शाता है कि जैसे जैसे आपका उत्पादन बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए जो ब्याज दर है उसमें वृद्धि कैसे की जाती है। तो आप देख सकते हैं ये आपका मौद्रिक नीति का वक्र है। अब हम इसका एक छोटा सा सारांश देख लेते हैं जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। सारांश में हम देखेंगे जो आपका आर्थिक स्थिरीकरण है वो घरेलू बाजारों में कीमतों और न्यूनतम संभव उतार चढ़ाव से है और जो आपकी देश की मुद्रा है वो विनिमय दर और उसकी तरह तब प्राथमिकता अर्थव्यवस्था में ऋण सर्जन
सीधे संबंधित है। जो आपकी मौद्रिक नीति है या केंद्रीय बैंक का उपकरण है वो व्यापक आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए जैसे कि मुद्रा आपूर्ति, मुद्रा की उपलब्धता, मुद्रा की लागत या ब्याज दर को नियंत्रित करता है। साथ ही जो आपकी मौद्रिक नीति होती है वो केंद्रीय बैंक के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण होती है जिसमें आपको जो मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रा की उपलब्धता, मुद्रा की लागत और जो ब्याज दर है उसको नियंत्रित करती है। और जो आपका नीति गुणक है वो वास्तविक मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, राजकोषीय नीति को अपरिवर्तित रखते हुए जो आय का संतुलन स्तर है उसको कितना बढ़ाती है। और जो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि है वो मौद्रिक विस्तार की ओर ले जाती है जो कि आपकी समग्र मांग में बदलाव का कारण बनती है। तो ये हमने एक छोटा सा सारांश देख लिया। अब यहीं पर मैं आप सभी स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा क्वेश्चन ये रहने वाला है, जो आपकी मौद्रिक नीति है उसके जो उद्देश्य है उनको आप शॉर्ट्स में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी स्टूडेंट शॉर्ट्स में कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर दें। तो ये था आपका 9th चैप्टर जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप सभी के समझ आ गया होगा। यह आपकी लास्ट वीडियो थी, मतलब इस सब्जेक्ट की आपकी लास्ट वीडियो थी। यहीं पर इसी चैप्टर के साथ आपका जो ये सब्जेक्ट है इसका ऑल सिलेबस ख़त्म होता है। हमने आपके ऑल चैप्टर पढ़ा दिए हैं। तो आप जैसे कि आप इसके हम आपको प्लेलिस्ट बनाकर दे देंगे जिसको आप लाइन वार से आपके चैप्टर पढ़ सकते हैं। ये आपको सब्जेक्ट हमने कंप्लीट सिलेबस देख लिया। अब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है वो आपके अदर सब्जेक्ट पर रहने वाली है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके पूछ सकते हो। और डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।